दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार संजय सेठ को वोट दिया और उसमें एक नाम था गोसाईगंज से 2012 और 2022 में चुनाव जीत चुके और वर्तमान में अयोध्या के गोसाई अब अम्बेडकर नगर का हिस्सा है गोसाईगंज विधानसभा से विधायक अभय सिंह का था। और आज अभय सिंह जी के लिए एक अच्छी खबर आई है। बाहुबली छवि के अभिषेक अभय सिंह को आज वाराणसी की जिला कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2002 में धनंजय सिंह के ऊपर जो दूसरे बाहुबली हैं उनके ऊपर हुए हमले में उनको बरी कर दिया गया। तो विवेक पांडे जी, आप वकील भी हैं जी। आपके विधायक जिनको आप लोगों ने अभी आजकल पार्टी से निकाल दिया, भाजपा के खेमे में चले गए हैं और योगी के काफी भक्त माने जाते हैं। योगी के करीबी बाहुबली विधायक अभय सिंह को आज एक बड़ी राहत मिली है वाराणसी कोर्ट में, क्योंकि वो धनंजय सिंह के ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में बरी घोषित किया वाराणसी की जिला अदालत ने। ये न सिर्फ उनके लिए अच्छी खबर है बल्कि एक और विधायक हैं भाजपा के एमएलसी विनीत सिंह, वो भी योगी जी के बड़े भक्त माने जाते हैं, उनको भी बरी कर दिया। और मजेदार बात यह है कि ये जब हमला हुआ था ना विवेक पांडे जी, तब मैं बनारस में ही था। अच्छा। और 4 अक्टूबर 2002 को हम और मेरे एक साथी थे संदीप पंड्या, हम लोग उसी एरिया में थे। अचानक देखे कि भाई ताज होटल है उसका गेट बंद है। तो हम लोगों ने क्या हुआ जी, तो खैर उन्होंने हमारी गाड़ी को अंदर जाने दी। हम लोगों ने पूछा, पता चला साहब यहाँ पे फायरिंग हो गई। अभी एक सज्जन सफारी से जा रहे थे, उनके ऊपर बोलेरो वालों ने फायरिंग की और वो लोग घायल हुए, उनको पुलिस अस्पताल ले गई। जी जी जी। खैर उस वक्त हम लोग के पास मोबाइल था तो, लेकिन इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन तब हमने अपने तब सिटी केबल के क्राइम रिपोर्टर को फोन किया तो उसने बताया कि भैया धनंजय सिंह जो रारी से निर्दलीय विधायक, उनके काफिले पर हमला हुआ है, उन लोग को गोली लगी और ये लोग सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती। और बाद में इस मामले में धनंजय सिंह ने इन सभी लोगों को नामजद घोषित किया था, 6 लोगों को। और कमाल की बात है कि ये सारे लोग आज बरी घोषित हो गए सबूतों के अभाव में। और इसके बाद अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला कि धनंजय सिंह बहुत बड़ा अपराधी है और इसने इटावा में एक पुलिस वाले की जान ली है, जांच हो जाए तो ये सजा पा जाएगा। पत्रकार ने पूछा कि क्या धनंजय सिंह को सत्ता का संरक्षण वर्तमान सरकार में संरक्षण मिला? वह बोले नहीं नहीं, इसी सरकार में उनको 7 साल की सजा भी हुई है। तो इस पूरे मामले को आप क्या देखते हैं? अभय सिंह के लिए आपके पूर्व सहयोगी आज तो राहत की खबर, क्योंकि इस मामले में अगर सजा हो जाती तो वो चुनाव लड़ने से घोषित हो सकते थे। देखिए, हाँ, चूंकि ये विषय ऐसा है कि बड़ा आश्चर्य होता देखिए, है कि एक लंबी आप वकील भी हैं, सपा के प्रवक्ता भी हैं, तो जरा कानूनी पक्ष समझाइए। कोर्ट तो सबूत देखता है, सबूत नहीं होगा तभी ना कोर्ट में बरी किया हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट सबूत भी देखता है। और इतनी लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अगर एक्विटल ही होना था, इस तरह से निर्दोषी साबित होना था, तो मुझे लगता है कि साक्ष्य पहले क्या थे, साक्ष्य अब क्या कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए, गवाह की बात की जाए, गवाहों को रिवाइज किया गया या गवाहों का रिवीजन हुआ या किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन हुआ, ये तो न्यायिक टिप्पणी का विषय नहीं है, क्योंकि ये तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये निर्णय आया है। लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें बयान जरूर गवाह पलटे होंगे। और जिस तरह से ये बातें आई, पुलिस की चार्जशीट चूंकि फाइल हुई, आरोप तय हुए, आरोप पत्र के तय होने के बाद एक लंबी बहस हुई। लेकिन आज अगर
अभय सिंह, विनीत सिंह जैसे लोगों जो नामजद थे इस मामले में, अगर वो बाइज्जत बरी हुए हैं, तो अभी इस मामले को लेकर के अपील हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ये धनंजय सिंह जी पूर्व सांसद जो हैं, उनके पास अभी न्याय के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अब ये स्पष्ट करना कि इसमें न्याय किसको चाहिए और किसके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि ये एक बड़ा ही मुझे लगता है कि वैसा विषय हो जाएगा, क्योंकि सब एक जमाने में मित्र थे, परम मित्र कहे जाते थे। नहीं वो अब ठीक है, किसके लेकिन साथ, सबसे बड़ी हाँ, बात है कि ये सारे लोग अगर बरी हो गए तो जी, उस दिन धनंजय सिंह के काफिले पे एक गोली किसने चलाई थी? नहीं वो गोली नहीं रही होगी, मुझे लगता है ओले पड़े होंगे, नहीं ओले नहीं, अरे पड़े होंगे। शाबाश, अरे पूरी गाड़ी को देखा गया था, उस पे छेद थे। ये लोग सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे तो धनंजय सिंह के गले में। ये विषय तो अब पुलिस की विवेचना, जो वहां पे एविडेंस कलेक्ट करके लाए गए, कोर्ट में जिन सबूतों के आधार पे सुनवाई हो रही थी, उस पर टिक जाता है आकर के ना। क्योंकि अभी तक, इसके पहले तक, जब तक और हाँ, एक बात मैं आपके मंच पे पहले स्पष्ट कर दूं, अभय सिंह जी को हम लोगों ने पार्टी से नहीं निकाला था, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो इसमें समाजवादी पार्टी दोषी नहीं है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, जिसका हृदय परिवर्तन जहां हो रहा है वो जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो चले गए। और जब तक वो नहीं गए थे, चूंकि तब तक देखिए परिस्थितियां उनके विपरीत जा रही थी, जैसे ही वो भाजपा के पास संपर्क में जाते हैं, इस पूरे केस में सकारात्मक स्थिति का निर्माण होने लगता है। अब देखिए अरे हास्यप्रद ये लगता है, नहीं नहीं मेरी नहीं, बात आ जाए। आप क्या भाई भाई, आप गजब की बात कर रहे हैं कि जो परिस्थितियां प्रतिकूल थी वो अनुकूल हो गई। बिल्कुल अनुकूल हो गई, वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त हो गई। माननीयों के संबंध उठना बैठना जब केंद्र के बड़े नेताओं के साथ होने लगे, तो उसके बाद देखिए अधिकारियों की नजरें भी तिरछी हो जाती हैं। हाईकोर्ट पूर्व में कही चुका है कि पुलिस के कई अधिकारी ट्रांसफर के, प्रमोशन के लिए फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट की टिप्पणी है। तो जब अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का ओरा कुछ ऐसा है, या योगी जी का, कि उनके साथ किसी की फोटो दिखती है, तो अधिकारियों की दृष्टि भी बदल जाती है। अब वो कृपा देखिए, इसका पात्र होने के कोर्ट लिए के वो, फैसले से क्या मतलब है? नहीं क्यों नहीं कोर्ट के फैसले से मतलब है भाई। संभल में आपको याद होगा, संभल में एक जज साहब ने जब प्रशासनिक आधार पे वहां के पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई करने की संस्तुति की, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि कोर्ट से नहीं मतलब है। कोर्ट प्रभावित, कोर्ट में कौन बैठा है? मनुष्य ही तो बैठा है, एक मानव ही तो बैठा है जज के उसमें आवरण में। लेकिन भाई आज जो अभी जो निर्णय पढ़ने में आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा जी, टेक्निकल पक्ष जी, नहीं जानता हूँ, जी, कि सबूतों के अभाव में लोग बरी हुए हैं। इसका मैं वही तो मतलब कह रहा हूँ, अभियोजन। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सबूतों के अभाव में अगर बरी हुए हैं, तो पुलिस ने विवेचना क्या की? अगर पुलिस ने विवेचना की है सही, अगर गोली वास्तव में चली है और पुलिस ने विवेचना की है, चूंकि गोली तो चली ही है, ये बात तो स्पष्ट है। वो तो चूंकि मैंने एक नुक्ता रखा था कि भाई ये ओले पड़े होंगे पुलिस की नजर में। अब पहले गोलियां चली थी, अब ओले, उसको ओले ना बता दिया गया हो। जैसे आपको याद है, भारत का एक प्रचलित केस है जिसमें कार को ट्रक में बदल दिया गया। भाई बता दिया गया कि वहां मजदूर सोए ही नहीं थे। बहुत सारी बातें होती हैं भाई न्यायपालिका की। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि विषयात्मक तथ्य ये होते हैं कि पुलिस जो विवेचना करती है, जो सबूत प्रस्तुत करती है, उन सबूतों को गलत साबित करने का भार जो होता है प्रतिवादी पे होता है। और अगर यहाँ पे स्टेट की रिप्रेजेंटेशन कमजोर हुई, चाहे पूर्व सांसद जी के जो वकील साहब रहे हो, अधिवक्ता, उन लोगों ने जिस तरह की पैरवी की हो, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसका कि पूरा निष्कर्ष इस सार में दिखाई दे रहा है, जजमेंट में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसमें कहीं भी किसी सबूत की अनदेखी हुई है, तो धनंजय सिंह जी के पास अभी भी रास्ता खुला हुआ है। वो हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं इस आदेश को चुनौती देते हुए। चूंकि लेकिन अभय सिंह जी विवेक ने जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरी बात आ जाए, हाँ, अभय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो फिर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अब ये देखना पड़ेगा कि इस आदेश में उनको जो बाइज्जत बरी किया गया है, उस किस आधार पे किया गया है। अभी वो आदेश चूंकि मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं है, लेकिन इस आदेश को देखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस तरह से न्यायपालिका को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, न्यायपालिका के आदेश के बाद फिर अपना भी एक मंतव्य प्रस्तुत करना प्रेस के सामने, माहौल बनाना, ये सब मुझे लगता है कि न्यायपालिका के को प्रभावित करने का विषय होता है, क्योंकि अभी अभी अपील का अधिकार बाकी है। लेकिन विवेक जी, घटना होती है 2002 में, और ये जी, मीडिया तब ये मामला मीडिया में बहुत जबरदस्त उछला भी था, और इसमें जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला आने में 22 साल लग जाए, 24 साल लग जाए। हम्म, क्या कहा जाए? अब हाई कोर्ट जाएगा तो कितनी कितने दिन तक हाई कोर्ट में सुनवाई चलेगी, हाई कोर्ट में फैसला आएगा? 22 की जगह 20 हो जाएगा, बहुत त्वरित कार्यवाही होगी तो 20 हो जाएगा। जबकि 20 साल सोचिए बाद पता नहीं, 20 साल एमपी बाद एमएलए कितने कोर्ट लोग में, बच्चे, कितने अभियुक्त मैं वही तो कह रहा बचेंगे हूँ, कि
कितने लोग मैं वही तो कह रहा हूँ कि एमपी एमएलए कोर्ट में जबकि इसकी सुनवाई हो रही होगी, क्योंकि दोनों ही माननीय रहे हैं, और उसके बाद भी अगर इस तरह की प्रक्रिया इतनी लचर प्रक्रिया में है, तो आप देखिए भारत की न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है और किस आधार पर टिकी हुई है। सोचिए आम जनमानस को क्या न्याय मिलता होगा जब माननीयों के लिए 22 साल 20 साल का समय लग जा रहा है। तो ये तो देखिए एक लचरता वाली बात है। कहीं कहीं शिथिल पैरवी करवाई जाती है, कहीं लिंगर ऑन करवाया जाता है। शासन प्रशासन हर जगह सहभागी होते हैं, तब जाकर के इस तरह 20-22 साल की बातें आती हैं। अन्यथा अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र कर दिया जाए पूर्ण रूप से, तो मुझे लगता है कि 20-22 साल की जगह 20-22 महीने में ही जजमेंट पूरी तरह से फाइनल हो जाए। और एक देखिए, मैं आपके मंच पे कहना चाहूंगा, चूंकि मुझे नहीं कहना चाहिए, राजनीतिक विषय है ये। धनंजय सिंह के साथ बड़ा थोड़ा सा एक पत्रकार महोदय, एक मैं आपको रोक रहा हूं, मैंने कुछ पढ़ा है अभी। एक पत्रकार है विवेक त्रिपाठी, अखबारों में क्राइम भी रिपोर्ट कर चुके हैं। जी 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 जी। ये उनका ट्वीट है, देखिए मैं आपको बता दी, उनका ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि विनीत सिंह समेत 4 आरोपी, इसी मामले में विनीत सिंह समेत 4 आरोपी पहले से बरी हो चुके थे। आज मुख्य आरोपी धनंजय अभय सिंह और 2 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने बरी कर दिया। मतलब 4 आरोपी तो पहले ही बरी हो गए थे। धनंजय अभय सिंह समेत 2 अन्य आरोपियों को आज बरी कर दिया गया। धनंजय सिंह का कहना था कि उन्होंने गोलियां चलाते हुए अभय सिंह को देखा था, लेकिन कोर्ट का कहना है कि हमले के आरोपों से जुड़ा साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे जी। और अभय सिंह का कहना है कि वो उस दिन अस्पताल में भर्ती थे। हाँ, अब ये एक जांच का विषय जरूर है। देखिए, जैसे कि अभय सिंह जी ने कहा कि उस दिन अस्पताल में थे। अब ये तो पुलिस की रिपोर्ट में इस बात की सत्यता और पुष्टि होनी चाहिए। अस्पताल से इसका कहीं ना कहीं सर्टिफाइड वो मिलना चाहिए आधार। लेकिन अब इसमें आधार मिला नहीं मिला, पुलिस ने क्या उल्लेख नहीं, किया ये नहीं तो किया। या तो हो सकता है धनंजय सिंह करे मैंने अपनी आंख से देखा है और अभय सिंह करे अस्पताल में भर्ती थे, तो ऐसा मैं तो वही नहीं कह वो रहा कह हूँ रहे कि हैं। वो तो कह रहे मैं कि वही कह रहा कुंठा हूँ वो उनसे कुंठा रखते थे, इसलिए उन्होंने उनको फंसा दिया उनको। नहीं, देखिए इन दोनों में चूंकि एक बात स्पष्ट रूप से आनी जरूरी है, दोनों पुराने मित्र रहे हैं। और वो कुंठा जो टेंडर पट्टे उस समय की छात्र राजनीति को लेकर के जो भी माहौल इन दोनों लोगों के बीचों में बना रहा हो, आज दोनों को ही एक आश्चर्य की बात देखिए ना, दोनों के ही सिंडिकेट अगर देखिए तो भाजपा के बड़े नेताओं से है। अगर गलियारों में सुनने मिलता है कि आदरणीय पूर्व सांसद जी धनंजय सिंह जी के सीधे सीधे कनेक्शन जो है वो अमित शाह जी से हैं, और अभय सिंह जी का सुनाई देता है कि वो बाबा के बड़े प्रिय और करीबी हैं। तो ये दोनों अपवादित विषय हैं। देखिए, नहीं, आप इन कहना बातों क्या पे चाहते हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल वही कहना चाहता हूं कि लखनऊ और दिल्ली की राजनीति यहाँ पे भी फंसी हुई है। लखनऊ और दिल्ली का वरदहस्त यहाँ पे भी पूरी तरह से विद्यमान है। नहीं, इसका अच्छा, आप कोर्ट के मुझे एक बात फैसले, बताइए, नहीं आप नहीं, मुझे एक बात इसका बताइए। कोर्ट के हाँ, फैसले मैं से ला रहा क्या हूँ, लेना देना। मैं बिल्कुल आ रहा हाँ, हूँ, मैं बिल्कुल ला रहा हूँ आपको। आप मुझे एक बात हाँ। बताइए, दोनों में सुरक्षा किसे प्राप्त नहीं है? भाई धनंजय सिंह को किस लिए सुरक्षा दी जाएगी? नहीं तो धनंजय सिंह जी के पास सरकारी गनर है या नहीं है? भाई पूर्व विधायक सांसद को मिलता उस तरह से होंगे, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे नहीं जानकारी पूरे इस सरकारी, मामले में। जब जब अखिलेश जी की एनर्जी सुरक्षा वापस ली गई थी, तो उस पे एक आधार बनाया गया था कि पूर्व के और जो माननीय कहे जाते थे पूर्व के लोगों के सुरक्षा में कटौती की गई। जरा देख लीजिए, काफिला जब चलता है तो कितने गनर हैं, कितने सुरक्षा में लोग चलते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, अभय सिंह जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा किस आधार पर दी गई है? कौन सा भाई खतरा है उनको? उस वक्त तो जिसने जिसने संजय सेठ को वोट दिया था सबको दिया गया था। तो क्या अभय आधार है? सिंह मैं ये तो पूछ रहा हूँ, क्या आधार है? आधार क्या है? भारतीय कानून की जो स्थिति है उसके अनुसार सुरक्षा की नहीं मिलनी चाहिए। भारत के शंकराचार्य को सुरक्षा नहीं मिलती, अभय सिंह जी को सुरक्षा मिल रही है वायु श्रेणी की। भारत के शंकराचार्य को खुलेआम धमकी मिल रही है, धर्म सम्राट को जिसके करोड़ों अनुयायी हैं, और एक गोसाईगंज जिले के विधायक को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ये है हमारे यहाँ की कानूनी स्थिति, और ये है हमारे यहाँ के कोर्टों की स्थिति कि वो आंखें देख कर भी उनको शायद आंखें मूंद करके बैठना पड़ता है। क्या हाईकोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन अभय सिंह के लिए तो बहुत बड़ी राजनीतिक जीत भी हुई, क्योंकि अगर इसमें सजा मिल जाती तो चुनाव नहीं लड़ पाते वो। वैसे भी गोसाईगंज से उनका जीतना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि गोसाईगंज में सपा का जबरदस्त जनाधार है, और अयोध्या जिले में और अम्बेडकर नगर जिले में दोनों जगह तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। देखिए, एक बात बड़े स्पष्ट रूप से आपके मंच पे आनी जरूरी है कि ये जो प्रकरण है, जो नदेसर शूट आउट कहते हैं इसको, इसमें जो 6 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है, ये मैं फिर कह रहा हूं कि पुलिस की विवेचना, पुलिस के द्वारा जमा किए गए साक्ष्य, धनंजय सिंह जी के द्वारा दिए गए साक्ष्य, उन सभी पे आधारित विवेचना है। अगर इसमें लोअर कोर्ट से किसी भी मैं कह रहा हूं किसी भी प्रकार की अगर अनदेखी हुई है,
सबूतों की अनदेखी हुई है, तो इसको चैलेंज करने का पूरा अधिकार है इनके पास। इनको ऊपर अपील करने का अधिकार है, ये हाईकोर्ट जा सकते हैं। और यही बात धनंजय सिंह जी ने, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो कह रहे थे कि अभय सिंह जी कह रहे थे कि धनंजय सिंह जी के ऊपर निर्भर करता है वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर आपसी समझौते या तालमेल या राजनीतिक मंतव्यों की बात नहीं है तो डेफिनेटली अपील वो करेंगे, जो उनका स्वभाव है। नहीं, आप वो भी कहना क्या हारना चाह रहे पसंद हैं करते कि हैं। ये क्या कि इन लोगों ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया है, वो और बयान दिए जा रहे हैं वैसे? हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चूंकि देखिए, आप धनंजय सिंह जी भी आप देखिए एक लंबे समय से चुनाव में लगातार उनको नुकसान और हानि का सामना करना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से जो अंदर आंतरिक बातें आ रही हैं, चूंकि उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी मुझे लगता है कि अभी आपने देखा था बीच में उनके दृश्य आए थे, अमित शाह जी से मुलाकात भी हुई थी उनकी। और सीधे तौर पे नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जब धनंजय सिंह जी आए थे तो बाकायदा उन्होंने भाजपा का पट्टा पहन करके यहाँ प्रचार भी करने का कार्य किया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद कई बार होता है कि भाई ना चाहते हुए भी मंतव्यों को मानने और साधने के लिए राजनीतिक समीकरण बिठाए जाते हैं। तो हो सकता है कि कोई राजनीतिक समीकरण बिठाया गया हो। चूंकि धनंजय सिंह जी सीधे तौर पे तो नहीं शामिल है, लेकिन जब महाराष्ट्र में अभी वो चुनाव प्रचार में आए थे तो भाजपा का पट्टा पहन करके यहाँ पे स्वागत भी किया गया था और भाजपा का पट्टा पहन के प्रचार भी कर रहे थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि धनंजय सिंह ने तो भाई बकायदे चिट्ठी लिखी थी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद को चुनाव जिताने के लिए 2024 में। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों अगर वो तो देखिए तो चिट्ठी भी प्रत्यक्ष लिखी थी। वो हाँ, तो मैं भाई वही कह रहा हूँ। वो तो ऐसा तो है नहीं। और वैसे भी वो जेडीयू से जुड़े हुए हैं, जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। मैं वही और कह रहा हूँ, और अब तो मुंबई जेडीयू जाके वो, समाप्त हो गया सर। अब तो जेडीयू समाप्त हो गया सर। अरे बिहार आप ऐसे में कैसे? मैं अरे बता रहा हूँ, बिहार में लोगों ने नीतीश जी को वोट किया था, लेकिन हम पहले ही आशंका जता रहे थे कि देखिए भाजपा नीतीश जी को डैमेज करेगी, पूरा सत्ता नियंत्रण हासिल करेगी, बिहार में भाजपा सत्ता काबिज करेगी। आज हो गया। और ये पहला मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण हुआ जिसमें कि ना तो मोदी जी पहुंचे, ना तो योगी जी पहुंचे, ना तो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री पहुंचा, ना अमित शाह जी पहुंचे। ये ऐसा मतलब लो प्रोफाइल शपथ ग्रहण समारोह करने का आशय क्या था, इस पर भी मीडिया को चर्चा करनी चाहिए, चूंकि आप जैसे बुद्धिजीवी इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे। क्या कारण था कि इतना लो प्रोफाइल रखा गया? क्या बिहार की जनता के आक्रोशित होने की संभावना थी? क्या नीतीश कुमार जी की पार्टी के को सीधा मैसेज दे दिया गया है कि अब उनका विलय होगा, ये पार्टी तोड़ी जाएगी? भाई क्या रखा? मुझे नहीं याद है कि इतिहास में किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह इतना सामान्य तरीके से लो प्रोफाइल करके किया गया हो। आपको याद हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं भाई, ये तो भाई एक पत्रकार साथी से मैंने बात की तो उनका कहना था कि चूंकि जनता की नाराजगी से बचने के लिए चुपचाप ये शपथ ग्रहण करा दिया गया, क्योंकि जनता ने तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानकर देखिए, वोट किया था। बिहार की लकीर पहले ही खींची जा चुकी थी। धनंजय सिंह जी उस लकीर को मुझे लगता है भांप चुके थे। तभी ये महाराष्ट्र जब आए तो महाराष्ट्र में बाकायदा ये पट्टा पहन के भाजपा का नहीं नहीं, पट्टा आप पहन के लेकिन और हम बिहार की बात करते हैं। जी बिहार में आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं भाई। आपके आपके नेता उनके प्रति अच्छी भावना रखते हैं और चाहते थे कि, वो कहते मैं चाहता था कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनकर रिटायर हो, लेकिन जी लेकिन एक चीज तो है कि भाई अब आज की डेट में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था। नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है। पिछले 20 सालों से बीजेपी ने सपोर्ट किया, अब इस बार जेडीयू ने सपोर्ट कर दिया, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई की बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया था, ना कि सम्राट चौधरी को। और सम्राट चौधरी जी जितने योग्य हैं, उनकी योग्यता के साथ जो बिहार को मिला, ये वही बिहार है ना जो बड़े बड़े आईएएस पीसीएस देता है, ब्यूरोक्रेट देता है, अनुसंधानिक वैज्ञानिकों को निर्मित करता है। वो एक मूवी आई थी, आपको याद है ना, वो सक्सेस 32 क्या 32, जो देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ कोचिंग बिहार में, जिसके की संचालक को एनर्जी सुरक्षा दी गई है। बिहार की उपलब्धियों, बिहार की कला, एक से एक कलाकार बिहार से आते हैं और बिहार को मिलता क्या है? सम्राट चौधरी। ये बिहार के बुद्धिजीवियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, बिहार की जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि सम्राट चौधरी को अगर वो योग्य मानते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार को अपनी बौद्धिक क्षमता का पुनः आकलन करना चाहिए। क्या देख करके चले थे, किस दिशा में चले थे, किस मंतव्य को लेके चले थे, किस परिणाम को सार्थक करने चले थे, और किस उद्देश्य को सफल करने की रणनीति बनाते बनाते उद्देश्य विहीन, दिशा विहीन हो गया बिहार। मुझे लगता है बिहार के लिए ये काला अध्याय है।
और जो अभी देखिए आदरणीय धनंजय जी की बात आई थी, चूंकि मैंने क्यों कहा था, संभावना इसलिए है कि वसई विरार के चुनाव में देखिए जब आए थे मुंबई प्रचार करने, तो ये तस्वीरें चूंकि मैंने इसको ट्वीट किया था बाकायदा, मैं बॉम्बे ही था उस समय, ये देखिए, ये बाकायदा आधिकारिक रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन भाजपा का पटका पहन के महाराष्ट्र में अगर वो प्रचार कर रहे हैं, अरे तो मैं भाई तो मैंने कह रहा कहा हूँ, ना, उन्होंने बकायदे चिट्ठी हाँ, लिखी थी जौनपुर के निवासियों, मेरे प्रिय नहीं चिट्ठी नहीं लिखी थी, मतदाताओं। वो स्वयं आए थे, उन्होंने प्रचार नहीं किया नहीं था, मैं नहीं आपको नहीं, तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तो आप एमसीडी चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जी, लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाँ, प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह को जिताने के लिए बिल्कुल। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि राजनेताओं के हस्तक्षेप के बाद कुछ व्यवस्था, अब ये तो देखिए, ये तो उनके अगले कदम पे निर्भर करता है, क्योंकि अगले कदम पे अगर वो अपील करते हैं हाई कोर्ट में, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि वो लड़ने की इच्छा में है, न्याय प्राप्त करने के इच्छुक हैं। अगर अपील नहीं करते हैं न्यायपालिका में, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि राजनीतिक समीकरण बिठा दिए गए हैं, आदेश और निर्देश सबका पालन किया जा रहा है। एक व्यवस्था जो काबिज की गई है कुटुंब के नाम की, उस कुटुंब में चूंकि कई सहभागी हैं जिनकी बातों को ना मानना भी विरोधाभास का प्रतीक है, तो अब कुटुंब संचालित कर रहा है इस पूरे प्रकरण को, न्यायपालिका कर रही है, या धनंजय सिंह जी स्वतः न्याय के लिए करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात आपके मंच पे जरूर कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि इस बात की अभिव्यक्ति करना ये मंच आपका अनुमति नहीं देता, लेकिन जब तक ये 9777 नंबर धनंजय जी के साथ रहेगा ना, आप देखिएगा इनको नुकसान ही होना है, मुझे जहां तक आकांक्षा लगती है, क्योंकि ये थोड़ा दूसरा विषय हो जाएगा। लेकिन 9777 नंबर जब से इन्होंने लिया है, तब से मैं देख रहा हूँ चुनावी नुकसान इनको काफी लंबा लगातार होता जा रहा है बड़ा। लेकिन कई एक मामलों बात में। है, आप सपा के प्रवक्ता में धनंजय सिंह को लेकर बड़े सॉफ्ट कॉर्नर हैं, क्या कुछ बातचीत चल रही है क्या? नहीं क्योंकि नहीं, सॉफ्ट नहीं कॉर्नर नहीं, की कोई सुनिए बात नहीं सुनिए, है। लोकसभा चुनाव के पहले धनंजय सिंह शिवपाल सिंह जी से मिले थे, अखिलेश जी से मिले थे, क्या माना जाए भाई? नहीं देखिए, मुलाकात होना, मुलाकातों का दौर होना, कार्यक्रम में अभय सिंह जी भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभय सिंह जी तो स्वेच्छा से दूरी बना करके चल रहे हैं भैया, हमने तो उनको पार्टी से, मैंने इसीलिए स्पष्ट किया, पार्टी ने नहीं निकाला था, हृदय परिवर्तन हो गया था। लेकिन अगर आप बात करेंगे, मुझे लगता है कि एक व्यक्तित्व की बात करिए, चाहे आप एक मुझे लगता है एजुकेशनल लेवल की या मेंटल स्टेटस की बात करिए, धनंजय सिंह जी में थोड़ी दूरदर्शिता दिखाई देती है, क्योंकि जौनपुर जहां से वो आते हैं, मुझे लगता है हमारे आजमगढ़ के बगल का परिक्षेत्र है, हम लोग के काफी वहां पे मित्र यार परिचित है, एक अलग छवि है उनकी, लेकिन ये जो 9777 नंबर इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये इनको बड़ा डैमेज कर रहा है। चलिए सर, अब आपने एक अलग एंगल लगा दिया, और एक इनका कहना है विवेक पांडे जी का कि अगर धनंजय सिंह हाई कोर्ट जाते हैं तब तो ठीक है, अगर हाई कोर्ट नहीं जाते हैं तो इनका कहना है कि धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच में कुटुंब परिवार ने समझौता करा दिया। खैर, बनारस के फैसले के बाद अभय सिंह के लिए राहत की खबर है, और अभी तो गंगा में बहुत पानी बहना है, विधानसभा चुनाव 2027 देखिए, तक। मैं उस क्लोजिंग स्टेटमेंट में एक बात जरूर कहूंगा आदरणीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी के लिए, चूंकि लंबे समय से मैं उनको चुनाव में संघर्ष करते देख रहा हूं, हम लोग तब तो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। 16 जुलाई 75 का जन्मदिन है उनका, जितनी जल्दी हो 9777 का ये सीरीज हटा दे तो उनके लिए ज्यादा लाभदायक होगा, वरना ये नंबर इनको सफलता है, क्योंकि ये केतु से जुड़ा नंबर है। केतु कभी भी आपको भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं करने देता। अब इनको किसी ने बता दिया है कि इनका बृहस्पति इससे मजबूत होगा, तो माफ कीजिएगा, बृहस्पति और केतु का कोई संबंध ही नहीं है विच्छेदनकारी ग्रह हैं दोनों एक दूसरे के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर।